आज हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मसल्स कितने टाइप्स की होती है और किस प्रकार से वर्क करती है, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको एक स्केलेटन दिख रहा है और ये इसके ऊपर मस्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, यानी कि मसल्स हैं। सो मसल्स की स्टडी को, यानी कि स्टडी ऑफ मसल्स, इसे हम कहते हैं मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। जहां पर भी सार्को शब्द इस्तेमाल होगा उसका मीन्स हमें समझना है मसल्स की बात हो रही है। सार्को वर्ड रेफर करता है मसल्स को। सो मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मसल्स हमारी बॉडी में एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जिस प्रकार से हम हाथ पैरों को मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सटेंसिबिलिटी की, इलास्टिसिटी को, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करती हैं मसल्स। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं वो मसल्स की वजह से होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं मसल्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स बेसिकली 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री को हम स्केलेटल भी कहते हैं। यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, यहाँ पर जो स्केलेटन से अटैच्ड वाली मसल्स हैं वो सारी कौन सी है? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से, यानी कि ह्यूमन विल पावर से या फिर किसी एनिमल के विल पावर से चलने वाली जो मसल्स होती है। हम जैसे सोच रहे हैं, हम चाहें तो मसल्स को मूव कर सकें, ऐसी मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। लिम्ब यानी कि लिम्ब का अर्थ होता है हाथ पैर की मसल्स जो होती हैं। अपर लिम्ब यानी कि हाथों के बारे में रेफर करते हैं और लोअर लिम्ब बोलेंगे तो पैरों के बारे में बात करेंगे। सो वॉलेंट्री का अर्थ क्या होगा कि हम हमारी इच्छा से इनको मूव कर सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ज़्यादातर जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो सारी वॉलेंट्री होती हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे कहते हैं। ये जो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं इन्हें। स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं? देखिए, ये जैसे कोई मसल की सेल हो गई। मसल जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मसल्स के ऊपर जो स्ट्रेटेड मसल्स की या फिर वॉलेंट्री मसल की या स्केलेटल मसल की जो सेल होती हैं उनके ऊपर कुछ इस प्रकार से स्ट्राइएशन पाए जाते हैं। स्ट्राइएशन को और क्या कह सकते हैं? ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाती है। इस प्रकार से ट्रांसवर्स लाइन देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें स्ट्रेटेड कहते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या हो गया? वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा टाइप क्या है इसका? इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं? कुछ इस प्रकार से। ये स्पाइंडल शेप की होती है, स्पाइंडल, या फिर फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों छोर जो होते हैं इसके वो इस प्रकार से थोड़े से तीखे से इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जिन यहाँ पर इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमेशा स्मूथ मसल्स जो होंगी वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, और इनके अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इस प्रकार से। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है कार्डियक मसल्स। जो मसल्स हमारे हृदय में पाई जाती हैं वो कार्डियक होती हैं। अब कार्डियक मसल्स जो होती है वो वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री दोनों से अलग होती है। किस प्रकार से अलग होती है? देखिए, कार्डियक मसल्स के ऊपर स्ट्राइएशन पाए जाते हैं,
यानी कि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी थोड़ी। स्ट्राइएशंस यानी कि इस प्रकार से ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाती हैं, और साथ में ये इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हम हमारे हृदय को अपनी मर्जी से नहीं धड़का सकते। ठीक है, हमारा दिल तो स्वेच्छा से धड़कता है, जिन हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब चालू नहीं कर सकते, जब चाहे तब बंद नहीं कर सकते। वहीं अगर हम हाथ पैर की मसल्स देखें तो हम अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स होती है वो इस प्रकार से नहीं वर्क करती है। वैसे ही अगर इनवॉलेंट्री देखेंगे, कार्डियक आपको समझ में आ गया होगा, ये जो होती है ये भी इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन स्ट्राइटेड भी होती है, इसलिए ये थर्ड टाइप या अलग टाइप है। ये हार्ट में पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री जो होती हैं वो जितने भी विसरल ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि स्टमक हो गया या फिर इंटेस्टाइन या फिर जो अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के इनर साइड, जो हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकते, उनके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, है ना। वो स्मूथ होती है, अपीयरेंस में भी स्मूथ होती हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, कोई ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए वो स्मूथ जैसी दिखती हैं। अब हम वॉलेंट्री या स्केलेटल या स्ट्रेटेड मसल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी हैव, यहाँ पर हमारे पास एक मसल का डायग्राम है। ये हाथों की मसल्स है। तो ये मसल जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये जो है, इनकी ये लाइनें मसल्स के फेशिया हैं, ये बेसिकली इनको कहते हैं फेसिकल। फेसिकल जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं मसल के फाइबर। देखिए यहाँ पर हम मसल का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली दिखती कैसे है। जैसे कि ये कोई मसल्स है, ये हाथ की मसल्स, इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा है ना। ट्रांसवर्स यानी कि ऐसा काट के देखा है, जैसे ये कोई मसल होगी, इसको हमने इस प्रकार से काट के देखा, तो ये ऐसी दिखाई दे रही है। सो जो इसकी आउटर वाली लेयर होती है वो हम इस मसल के, एक मसल की बात कर रहे हैं अभी, ये मसल है ना। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इस प्रकार से कुछ फेसिकल्स पाए जाते हैं। ये होती है एपिमाइसियम, आउटर मोस्ट लेयर मसल की एपिमाइसियम होती है। उसके बाद यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है इसे कहते हैं हम पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, इस प्रकार से ये सब जगह पेरीमाइसियम प्रेजेंट होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना एपिमाइसियम, ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो एपिमाइसियम है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके बाद इसमें होती है पेरीमाइसियम, ये सब जगह प्रेजेंट होती है इस प्रकार से फेसिकल्स के आसपास। इन फेसिकल के अंदर होती है मसल की सेल, ये एक सेल है। स्केलेटल मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये मसल सेल। अब ये जो मसल की सेल है इसे हम डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पर ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स। ये देखिए ये मसल्स है, ये इनके इसके अंदर प्रेजेंट है इनकी फेसिका, एक फेसिका प्रेजेंट है। अब इस एक फेसिका को देखेंगे, मतलब बंडल्स में प्रेजेंट है, एक फेसिका को जब हम देखेंगे तो उसके अंदर इस प्रकार से मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में अच्छे से दिखा रखा है। ये कोई हो गई मसल्स, ये मसल के अंदर इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे हैं ये फेसिका है। इन फेसिका के अंदर ये जो प्रेजेंट है ये होती है मसल की सेल, और ये मसल की एक सेल को अगर हम एनलार्ज करके देखेंगे तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार से मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे।
अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन, ये जैसे ये रेड वाला समझ लीजिए एक्टिन है, और ये जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये मायोसिन है यहाँ पर। ठीक है, तो एक हो गई मसल की सेल, उसके अंदर हो गया, ये देखिए ये इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आउटर वाला जो पार्ट है ये है मसल, इसके अंदर प्रेजेंट है फेसिका, ये ग्रीन कलर से जो बनाया है ये फेसिका है। ऐसे इन फेसिका के अंदर प्रेजेंट है मसल की सेल्स, और जब हम इन मसल की सेल को एनलार्ज करेंगे, यानी कि ये मसल की सेल को देखेंगे, तो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे मायोफाइब्रिल्स। ये देखिए इस डायग्राम में भी हम यही सेम चीज देख सकते हैं, ये मसल है, मसल के अंदर उसका वेसिकल है, वेसिकल के अंदर एक मसल का फाइबर या मसल की सेल प्रेजेंट है, और मसल्स की सेल के अंदर मायोफाइब्रिल। देखिए इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है मायोफाइब्रिल और मसल का फाइबर। ठीक है, मायोफाइब्रिल मसल फाइबर या मसल सेल, इसे आप ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मसल सेल के नाम से याद रखें। मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो आउटर लेयर होगी उसे कहते हैं एपिमाइसियम, उसके बीच में जो बीच वाली लेयर है ये पेरीमाइसियम। यहाँ पर देखिए ये एपिमाइसियम हो गया, उसके बाद में ये जो बाहर का जितना भी पोर्शन है फेसिका के बाहर, इसका नाम जो ये मोटे मोटे बंडल है ना, इनको फेसिका कहते हैं। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब फेसिकल या फेसिकुलस या फेसिका है। इसके अंदर प्रेजेंट है ये ऑरेंज कलर से जो है यहाँ पर, या यहाँ भी देख सकते हैं, ये क्या है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाद में अब ये जो फेसिकल्स होते हैं इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा कोई मटेरियल फिल्ड अप है, तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये होता है एंडोमाइसियम। ये हम मसल की लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मसल लेयर्स की बात कर रहे हैं। मसल की सेल मसल के अंदर होती है, जिसको हम मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं, है ना। और मसल की फाइबर जो है या मसल की सेल जो है वो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में एक प्रोटीनिशियस फाइबर्स हैं। ठीक है, तो उनका मसल सेल से कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्टिन कोई सेल है या मायोसिन कोई सेल है। एक्चुअल में वो सेल्स नहीं है, वो सिर्फ एक फाइबर या प्रोटीन फाइबर्स है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं मसल की सेल के अंदर। और मसल की सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, मसल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो हियर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ मसल, जिनके अंदर उनके फेसिका प्रेजेंट है, फेसिका के अंदर उनकी सेल प्रेजेंट है, सेल के जो बंडल है उसी को हम फेसिका कह रहे हैं। सो सेल्स हो गई। अब यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब सेल है, और इन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो हम आगे पढ़ने वाले, इन सेल के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। मसल का फाइबर अलग है और मायोफाइब्रिल अलग है। उसके बीच में यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये रेड कलर से और ब्लू कलर से, ये आर्टरी और वेन से, यानी कि ब्लड का सप्लाई हो रहा है मसल्स में। सो मसल लिविंग है तो इन्हें ब्लड सप्लाई की भी आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक मसल हो गई, मसल के अंदर उसका फेसिका प्रेजेंट हो गए, फेसिका के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हो गए, मसल फाइबर या मसल की सेल प्रेजेंट हो गई, इनके अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब देखिए हम एक मसल की सेल को डिस्कस करने वाले हैं, मसल सेल या मसल सेल या मसल फाइबर।
मसल का फाइबर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये मसल की सेल है। इसके अंदर इस प्रकार से होता है एक मायोसिन, और आसपास ये बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम एक ही का एग्जांपल लेके समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। और इसके आसपास 6 होते हैं, 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये जो ग्रीन कलर से ये है एक्टिन। हम मसल फाइबर जो है इसके अंदर भी कुछ मायोफाइब्रेस प्रेजेंट होंगे, और ये मायोफाइब्रेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक ले रहे हैं। और अभी हमने अज्यूम किया है कि एक जो मसल सेल है उसके अंदर एक ही मायोफाइब्रिल है। तो वो जो मायोफाइब्रिल होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। होते बहुत सारे हैं, पर वो ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे अरेंज नहीं होते। इनके बाद इस प्रकार से अलग अलग स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। एक मसल की जो सेल होती है ना उसमें इस प्रकार से कई सारे स्ट्राइएशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, मसल की सेल काफ़ी लंबी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेड रेड कलर से दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम अगर थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से है ये है एक्टिन के फिलामेंट। ये कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, 6 होते हैं। दिखाई हमें 4 देते हैं। अभी आगे समझेंगे किस प्रकार से। ये होता है मायोसिन, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है, यानी कि साइड साइड में प्रेजेंट होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी साइड में प्रेजेंट होता है। और बीच में जो होता है वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स, जो हमें स्ट्राइएशंस के रूप में दिखाई देते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखिए हम जो टिपिकल डायग्राम पढ़ते हैं वो कुछ ऐसा होता है। आगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक मसल का सेल है। इसके अंदर ये जो मोटे मोटे हैं, देखो M फॉर मायोसिन एंड M फॉर मोटा, जो मोटे मोटे प्रेजेंट होंगे ना बीच में ये होते हैं मायोसिन के फाइबर्स। और जो पतले होते हैं, मोटा यानी कि थिक, इन्हें थिक फिलामेंट भी कहते हैं। और एक्टिन जो होते हैं वो पतले होते हैं, यानी कि थिन फिलामेंट। इनके आसपास कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं हमें। एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट। ये जो थिन फिलामेंट होते हैं ये इस प्रकार से Z लाइन के द्वारा अटैच्ड होते हैं। कौन सी लाइन? Z लाइन। उसी प्रकार की Z लाइन यहाँ भी प्रेजेंट होगी और वैसी यहाँ भी प्रेजेंट होगी। और ये जो M वाले होते हैं मायोसिन, ये M लाइन से अटैच्ड होते हैं, M लाइन। और ये वाली जो स्पेस होती है ना जहाँ पर सिर्फ मायोसिन दिखाई दे उसको हम कहते हैं H जोन। ठीक है, तो हम जो टिपिकल डायग्राम देखते हैं उसमें हमें किस प्रकार से नजर आता है, ये देखिए एक मायोसिन दिखाई देता है और 4 हमें एक्टिन दिखाई देते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनके आगे भी 2 होते हैं, यानी कि एक मायोसिन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, सॉरी एक एक्टिन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा और एक एक्टिन पीछे भी प्रेजेंट होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक इस तरफ है, 3D में मैं
एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये एक इस प्रकार से है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ये वाला यहाँ पर है, एक पीछे भी है ना, और एक, और ये दो जो है ये आगे पीछे इस प्रकार से और है पीछे। तो टोटल अभी हमें, अगर हम इसका सेक्शन देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से नजर आ रहा है। ठीक है, लेटरल सेक्शन में हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 4 फाइबर्स है, 4 एक्टिन के फिलामेंट है, लेकिन होते 6 हैं जो कि इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। आसपास चारों ओर इसके प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन के चारों ओर एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन जो होता है वो मोटा वाला होता है और एक्टिन जो होते हैं वो पतले वाले होते हैं। बीच में क्या होगा, बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पर मायोसिन। अब ये जो हमको स्ट्राइएशन या जो ट्रांसवर्स लाइन दिखाई दे रही थी वो एक्टिन और मायोसिन की लाइन दिखाई दे रही थी। कुछ डार्क है कुछ लाइट है, वो डार्क और लाइट क्यों है वो हम आगे देखते हैं। पहले तो यहाँ पर ये जो मसल की सेल है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। मसल की जो सेल होती हैं उसकी आउटर वाली जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ये होती है सार्कोलेमा। जैसे प्लाज्मा लेमा होता है वैसे ही सार्कोलेमा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी प्रकार से सार्कोलेमा होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो सार्कोलेमा होती है। उसके बाद में इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म। अब देखिए इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो गए। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बीच में तो देखिए फिलामेंट्स आ गए, तो आसपास क्या होगा, इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो बाहर की तरफ होते हैं। तो मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम का स्टोरेज, मसल्स जो होती है वो कैल्शियम का स्टोरेज करके रखती है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम स्टोरेज होते हैं यही आगे मसल्स को मूव करने में हेल्प करवाता है, जो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम होता है, यहाँ पर ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, ये भी बता देते हैं कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको हम कहते हैं, इसके अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह देंगे, सार्कोसोम। अब यहाँ पर सार्कोसोम, ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा है ये किस प्रकार से अंदर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोरेज करता है, तो ये क्या काम करता है, किस प्रकार से हमारी मसल की सेल मूव करेगी, किस प्रकार से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या एक्साइटेबिलिटी होगी, ये सब हमें देखने वाले। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लेते हैं मसल का स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी मसल। इसके अंदर मसल की सेल है ये, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टी ट्यूब्यूल। यहाँ पर लिख देती हूँ टी ट्यूब्यूल। ये जो टी ट्यूब्यूल होता है इसके आसपास इस प्रकार से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि कोई ये सेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास इस प्रकार से प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही छोटा सा डायग्राम से समझा रही हूँ। ये होता है इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ट्रायड। एक टी ट्यूब्यूल प्लस दो सार्कोप्लाज्मिक, इसके आसपास दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये तीनों मिलके दोनों तरफ होता है, ये मतलब चारों तरफ होता है एक्चुअली। तो मसल के जो सेल है वो तो राउंड है ना, तो इस प्रकार से इसके अंदर टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है ऐसे कुछ, है ना। और आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और बीच में होते हैं फाइबर्स। तो ये जो तीनों होते हैं इनको मिलाकर कहते हैं ट्रायड। ये जो ट्रायड होता है इसका काम होता है मसल्स के अंदर, देखिए यहाँ पर होती है नर्व की सप्लाई। नर्व भी हमने देखी थी, यह वाला जो डायग्राम था एनसीईआरटी का। यहाँ पर कुछ नर्व की सप्लाई भी है, इसमें दिखा नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए ये वाले डायग्राम में नर्व फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए नर्व यानी कि हमने स्टिमुलस दिया, जैसे कि अगर मान लो किसी के हाथ में चोट लगी तो हमारा हाथ क्या करेगा, उसको हटाएगा वहाँ से, जहाँ से अगर जैसे कांटा चुभ गया तो हमारी क्या टेंडेंसी होगी कि हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेंगे। तो हाथ जो हटाएंगे वो नर्व के द्वारा इम्पल्स आएगा हमारे लिए। तो ये जो मोटर नर्व होती है, यानी कि एक होती है मोटर नर्व और एक होती है सेंसरी नर्व। मोटर नर्व यानी कि जो स्टिमुलस वापस दोबारा देती है, और सेंसरी यानी कि जो सेंस करके दिमाग तक लाती है। तो ये जो सेंसरी नर्व आएगी यहाँ से और मोटर नर्व ले जाएगी। तो जैसे अगर कोई नर्व का इम्पल्स आया तो ये जो होती है इसको एंड प्लेट कहते हैं। ये हो गई एंड प्लेट, ये नर्व और ये नर्व की एंड प्लेट। यहाँ पर ना इसके अंदर कुछ पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। पोलैरिटी यानी कि ये हम नर्वस सिस्टम में अच्छे से समझने वाले हैं, और मसल्स को भी जब हम स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब यहाँ पर मसल्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ टिश्यूज़ को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर कुछ पोलैरिटी जैसी होती है, इतना समझ लीजिए। अभी जो नर्व होती है वो सब पोलैरिटी के बेसिस पे काम करती है। तो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, जैसे ही इम्पल्स आएगा ना तो इसके अंदर पोलैरिटी चेंज होगी, और जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी यानी कि इसका डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन एक प्रोसेस होती है, बाद में देखेंगे रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सब चीज़ें हम देखने वाले। जब डीपोलराइजेशन होगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ प्लस वाले आयन ज़्यादा आ जाएंगे और नेगेटिव का संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी। जनरली क्या होता है, नेगेटिव अंदर किसी भी सेल के अंदर नेगेटिव ज़्यादा होता है, और जब डीपोलराइज होता है तो इसके अंदर पॉजिटिव ज़्यादा आ जाता है। तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब देखिए जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर स्टोर होता है कैल्शियम+2। कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो सभी कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं। और जब वो कैल्शियम आयन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास फिलामेंट है, ये मायोसिन का फिलामेंट और कुछ एक्टिन के फिलामेंट जो होंगे, ये आपस में कुछ ऐसा करेंगे कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली करते क्या है, पहले यही बता देते हैं। ये मसल को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। ये जो एक एक्टिन का फिलामेंट होता है ना, ये इसको इस प्रकार से, ये जो मायोसिन का जो फिलामेंट होता है ये कुछ इस प्रकार से एक्टिन को अपनी तरफ खींचता है। ये जो मायोसिन का फिलामेंट होता है यहाँ पर एक्टिन को अपनी तरफ पकड़ के खींचता है। तो ये जो जोन होता है ये छोटा हो जाता है, यानी कि एच जोन छोटा हो जाता है ना।
तो ये यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होता है। अभी हम देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, एक्टिन जो होता है ना, वो इस प्रकार से कुछ नजर आता है। ये जी ग्लोबुलिन एक्टिन के मोनोमर से मिलकर बना हुआ होता है, जी एक्टिन, है ना। जी एक्टिन के मोनोमर, मोनोमर यानी कि एक सिंगल यूनिट, इनसे मिलकर ऐसा एक फिलामेंट बना होता है। वैसे एक एक्टिन होता है F1 एक्टिन, और ऐसा ही एक और होता है, ये इस प्रकार से इसके अंदर मिक्स्ड होता है, ठीक है। ये वाला हो गया F2 एक्टिन। तो दो एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है एक, दो एक्टिन के फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है एक एक्टिन का फाइबर। अब इसके अंदर एक ट्रोपोमायोसिन नाम का, इस प्रकार से ट्रोपोमायोसिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दो ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होंगे, एक एक एफ एक्टिन और F2 एक्टिन, दोनों के लिए एक एक समझ सकते हैं। ये इसको ढकने का काम करता है, ये इसको ढकने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से कैल्शियम के आयन आ रहे हैं और ये कुछ इस पर कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या होता है वो हम इसमें समझने वाले हैं। कैल्शियम कहाँ पर क्या अटैक करता है, किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, ये सब हमको समझना है ना। तो ये हो गया एक्टिन का एक, इसके ऊपर इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन, सॉरी, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से ट्रोपोनिन। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये ब्लू कलर से बनाया है ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन। और ये हो गया ग्रीन कलर वाला ट्रोपोमायोसिन। इसके अंदर तीन साइड्स होती है। ट्रोपोनिन जो होता है इसके ऊपर एक होती है TC, यानी कि कैल्शियम के बाइंड होने की साइट होती है, एक होती है T1 और एक होती है TT, ठीक है। हमको TC यानी कि कैल्शियम वाले से ज़्यादा काम है। एक्चुअली होता क्या है, जब कैल्शियम आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आता है, तो इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। ट्रोपोनिन के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिसकी वजह से इस एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट, यानी कि मायोसिन जहां पर बाइंड करेगा वो वाली साइट खुल जाती है। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा कि यहाँ पर जिस साइट पे मायोसिन को चिपकना था वो साइट खुल जाएगी। नॉर्मली ये साइट ढकी हुई रहती है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। ये जो ट्रोपोनिन होगा ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड रहता है और ट्रोपोमायोसिन इसको ढक के रखता है। जैसे इसके अंदर चेंज होगा, ये ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल घूमेगा, इस पे कैल्शियम आके जुड़ेगा, ये घूमेगा, ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा और ये जो है ये साइट दिखने लग जाएगी, ठीक है। ये वाली साइड क्लीन हो जाएगी, जो साइड अटैच होने वाली है। ये जो है ये मोनोमर है ना, ग्लोबुलिन प्रोटीन के मोनोमर्स जो हैं ये सबके ऊपर साइट होती है ना, जहाँ पर मायोसिन को बाइंड होना रहता है।
इस प्रकार से हर इसमें साइट होती है, लेकिन ये इस प्रकार से यहाँ पर नीचे डायग्राम में देखते हैं हम। ये देखो, ये आपस में ग्लोबुलिन के प्रोटीन्स है, ये आपस में अटैच्ड है। इनके ऊपर होती है ऐसी कुछ साइट जिन पे मायोसिन यानी कि मोटा वाला फाइबर जो है वो आके अटैच होगा। मायोसिन जहां पर अटैच होगा वो साइट छुपी हुई रहती है। किसके द्वारा? ये हो गया ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है इसके ऊपर लगे होते हैं इस प्रकार से 3 ट्रोपोनिन, जिनमें से एक साइट होती है TC यानी कि कैल्शियम बाइंडिंग साइट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जैसे ही नर्व का इंपल्स आएगा, ये नर्व है, नर्व ने सिग्नल दिया कि यहां पर से जाकर इसको हटाओ ताकि मायोसिन आके चिपक सके, तो इसके अंदर होगा कुछ कन्फर्मेशनल चेंज, यानी कि ये घूमेगा और जैसे ये घूमेगा ये इसको हटा देगा। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा और जैसे ये हटेगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे प्रेजेंट होंगे, ये हट जाएगा, ये वाली साइड क्लीन हो जाएगी। अब यहां पर ये है मायोसिन बाइंडिंग, मायोसिन के बाइंड होने वाली साइट ये दिखाई देने लग जाएगी। मायोसिन बाइंडिंग साइट जैसे ही दिखाई देने लग जाएगी, यहां पर मायोसिन का एक मॉलिक्यूल आकर इस पे चिपक जाएगा, है ना। अब हम एक्टिन तो देख चुके हैं, कुछ इस प्रकार से मोतियों जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, मायोसिन कैसा दिखाई देता है। मायोसिन मायोसिन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मम्मी पहले आप बोल लो फिर मैं पढ़ा लूं। अब हम देखते हैं मायोसिन। मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 सांप की तरह होता है। 2 सांप समझ सकते हैं आप, जैसे ये कोई एक स्नेक हो गया, ये सांप का हेड हो गया और ये हो गई उसकी टेल। वैसे ही एक और सांप होगा, हमेशा ये पेयर में रहते हैं। जैसे एक्टिन रहता है वैसे ही मायोसिन भी पेयर में रहता है। ये हो गई 2 सांप, ये हो गई उनकी टेल। अब ये जो 2 हेड है ये मिलकर क्या बनेंगे, हैवी मेरोमायोसिन। एक को कहते हैं मीरोमायोसिन, दूसरे को भी कहते हैं मीरोमायोसिन, और दोनों को मिलके मायोसिन कहते हैं, है ना। तो 2 अगर मिलेंगे तो हैवी मेरोमायोसिन, हेड की बात कर रहे हैं। और टेल जो होती है वो लाइट होती है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। H फॉर हैवी मीरोमायोसिन, L फॉर लाइट मेरोमायोसिन।
ये पीछे दे रखी है इसकी टेल, आगे हो गई हेड। ये कुछ इस प्रकार से सांप की तरह लिपटे हुए होते हैं। इनके ऊपर दो साइड्स होती हैं, एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइड। सी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है तो वो एक्टिन पे प्रेजेंट होगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट है तो वो मायोसिन पे प्रेजेंट होगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए मायोसिन को एक्टिन से जाके चिपकना है, इसलिए मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। वही जो एक्टिन होता है, ये एक्टिन है, इसको इसको चिपकना है मायोसिन से, इसलिए एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इसके ऊपर भी प्रेजेंट होगा, एक होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट और यहाँ पर एक एटीपी भी होगा। ठीक है, जहाँ पर एटीपी जाके जुड़ता है। तो हमने यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर देख लिया है कि मायोसिन ये जो है हैवी वाला मोटा वाला फाइबर है। ठीक है, हम जो ये इसमें देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, ये जो बीच वाला होता है ये हमेशा जो मोटा वाला होगा ना वो मायोसिन होगा, और ये जो पतले पतले होते हैं बीड्स के फॉर्म में ये होता है एक्टिन। सो यहाँ पर हमने मायोसिन यानी कि मोटा वाला समझ लिया जो कि सांप जैसा दिखता है, और ये मायोसिन सॉरी ये एक्टिन देख लिया, ये जो होता है चोटी की तरह होता है। देखिए एक चोटी जैसे तीन मिला के हम लोग गूंथते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये चोटी गुथी हुई है ऐसे आपस में मोतियों वाली, और यहाँ पर ये मायोसिन है, ये सांप की तरह लिपटा हुआ है। अब देखिए, अब हम देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये देखिए क्या होता है, यहाँ हम एक मसल का फाइबर बनाते हैं, ये एक मसल का फाइबर है, इसके अंदर टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। टी ट्यूब्यूल कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे फाइबर्स भी आ जाए इसमें। टी ट्यूब्यूल हो गए, इनके आसपास होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहीं पर न्यूक्लियस वगैरह भी सब यहीं पे होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, सब कुछ यहीं पर होगा। ये हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अभी मैंने बताया आपको कि इसका काम होता है कैल्शियम स्टोरेज करना। ये हो गया नर्व का सप्लाई, ये नर्व की एंड प्लेट है, यहाँ से स्टिमुलस आएगा, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज होगी तो कैल्शियम का आयन है वो बाहर निकलेंगे, कैल्शियम +2 आयन्स, और इस प्रकार से होते हैं ये जो ब्लू कलर से है ये मायोसिन हो गए। मायोसिन के ऊपर कुछ इस प्रकार से ये निकले हुए हैं। ठीक है, ये जो है ये वो सांपों के मुंह है, हेड हेड है, और ये आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, ये दो दो के पेयर में ऐसे, वैसे जैसे ये दो हो गए ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। जब ये इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं और इनके ऊपर वैसे ही नीचे की तरफ भी होंगे, ऐसे, और यहाँ पर होता है
एक्टिन का फिलामेंट, है ना। तो ये जो एक्टिन का फिलामेंट है ये कुछ मोतियों जैसे बना हुआ होता है, इसको अभी ऐसे ही समझ रहे हैं, यहाँ पर जगह कम है इसलिए। तो जब कैल्शियम का आयन आएगा तब यहाँ पर एक्टिन का जो फिलामेंट है इसके ऊपर इस प्रकार से ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। ये जो गोले गोले वाले हैं ये ट्रोपोनिन है, और वैसे ही ट्रोपोमायोसिन इस पर लिपटा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। ये भी दो दो के पेयर में ट्रोपोमायोसिन और ये ग्रीन कलर वाला हो गया ट्रोपोनिन। तो ये जो ट्रोपोनिन है इसके ऊपर कैल्शियम आएगा, जुड़ेगा, ये घूमेगा, और जैसे ही इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज यानी कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, कन्फॉर्मेशनल चेंज यानी कि इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, जैसे कि ये थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, इस प्रकार से घूमेगा ये। तो क्या होगा, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये हट जाएगा इस पे से, और जब ये हटेगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हटने के बाद में यहाँ पर स्पेस हो जाएगी, और ये जो ट्रोपोनिन का जो मॉलिक्यूल था ये खिसक गया, और ये जो ट्रोपोमायोसिन है इसने यहाँ पर स्पेस कर दी। अब ये जो मायोसिन रहेगा ये एक्टिन बाइंडिंग, ये एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से जगह खाली होगी यानी कि कैल्शियम के आने से एक्टिन के ऊपर साइट खाली दिखेगी इसे, तो ये जाकर वहां पर चिपक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखिए, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से जुड़, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप इधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थर्ड फोर्थ। ये देखिए यहां तक हमने देख लिया है, ये इस पर जाकर ऐसे जुड़ेगा और इसे पकड़कर खींचेगा। ये हम किस तरह से देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोई मसल है, ये मसल के अंदर ये मायोसिन है ना। इस मायोसिन के ऊपर हम लोग इधर वाले एक्टिन को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये इस तरफ खींचेगा, ऐसा खींच रहा है ना। इसके ऊपर भी कुछ साइड्स हैं और इसके ऊपर भी है, 6 जुड़े हुए होते हैं। हम लोग ये वाला को डिस्कस कर रहे हैं इस डायग्राम में। कुछ इधर साइड भी होंगे ऐसे, और कुछ इधर साइड भी होंगे, तो ये यहाँ पर जाके जुड़ा है। अब जब ये फाइबर, सॉरी, ये जो साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन की, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पे जाके जुड़ेगा, तो इसका जो एटीपी होगा इसके अंदर, मैंने बताया इसके अंदर 2 साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सांप है हमारा, इसके ऊपर 2 साइट्स प्रेजेंट है, एक तो है एक्टिन की बाइंडिंग साइट और दूसरी है एटीपी। ये जो एटीपी है ये सबसे पहले टूटेगा एडीपी प्लस आईपी में। इस वीडियो को रोक के देख लेना क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो भूल सकते हो, और 2 बार देखना ताकि रिटेन हो सके। एडीपी प्लस आईपी, एडीपी प्लस आईपी में टूटेगा, और उसके बाद में इसका जो एंगल है
ये चेंज होगा, ठीक है। ये जैसे ऐसा है, इसको अगर ये जो एंगल है इसके बीच में ऑप्टियस एंगल बन रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से एक्यूट में बदल जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये कुछ इस प्रकार से इसको पकड़ के खींचेगा। ये एटीपी जो है ये टूटेगा, एडीपी प्लस आईपी, ये यहाँ से इसको इस प्रकार से खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे इसको पकड़ के खींचेगा। वैसे ही सेम इधर भी हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो ये जो मसल्स होगी, जैसे कि हमारा हाथ में देखो नॉर्मली कैसा रहता है, हमारा हाथ ऐसा रहता है, सॉरी, जैसे ये नॉर्मल कोई हैंड है, नॉर्मल अवस्था में ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन जैसे हम इसको मोड़ेंगे हाथ को, है ना, तो हमारा जो बाइसेप वाली मसल है वो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, है ना, ऐसे बाइसेप्स दिखने लग जाएंगे हमारा हाथ में ऐसे। तो ये क्या होगा ना, यहाँ की जो सेल्स रहेगी, जैसे ये आपस में पकड़ के खींचेगी ऐसे एक्टिन वाले फिलामेंट को, तो इसके अंदर होगा कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा जो मायोसिन फाइबर है वो एक्टिन को अपनी ओर खींच रहा है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एडीपी प्लस आईपी जो है इसके एंगल में भी चेंज आ रहा है, यानी कि ये पहले ऐसा था तो अब जाके सीधा हो जाएगा। हम इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से था तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका जो एंगल था ये ऐसा हो गया है ना, इसको कहते हैं हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। ये पूछा जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इनके बीच में बनेगा एक ब्रिज, जब ये इस पे जाके चिपक जाएगा तो ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, है ना। अभी ये सब प्रोसेस चल रही है, एटीपी जितनी देर में टूट के बाहर निकलेगा ना उतनी देर में ये सारी प्रोसेस हो भी जाएगी। बहुत फास्ट प्रोसेस है, हमारी बॉडी बहुत तुरंत रिएक्ट करती है ना, तो उसमें ऐसा 1-2 मिनट नहीं लगते, बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स का काम होता है ना। तो जितनी देर में एटीपी ब्रेक डाउन होगा एडीपी प्लस आईपी में, उतनी ही देर में इसके ऊपर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा एक पावर स्ट्रोक लगेगा। पावर स्ट्रोक कब लगेगा, इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक यानी कि एंगल के अंदर अचानक से चेंज आना। यहाँ पर ये सीधा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बना, और अब देखो ये ऐसा था ना, अब लगेगा इस पर अचानक से झटका, और इस झटके की वजह से ये ऐसे आगे आएगा, है ना। तो ये जो झटका लगा है, पावर स्ट्रोक जो लगा है, उसकी वजह से, वो किस वजह से लगा है, एडीपी प्लस आईपी के बाहर निकलने से। यहाँ पर एटीपी इस पे चिपका हुआ था, ये टूटा, स्टिमुलस आया, टूटा, दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम वाला जो है वो ट्रोपोनिन का घूमना, साथ में एटीपी और एटीपी का टूटना, एटीपी का एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी के अंदर टूटना, ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेसेस है। मतलब जब ट्रोपोनिन यहाँ पर उस जगह को खाली करेगा ना, उसी समय पर ये जो एक्टिन है इसके अंदर भी पावर स्ट्रोक आएगा, तभी ये वाली साइड भी एक्टिव होगी, इसका भी एटीपी प्लस आईपी ये टूटेगा, और यहाँ पर ये ट्रोपोनिन अपना काम करता रहेगा। ट्रोपोनिन करेगा, ट्रोपोमायोसिन हटेगा, ट्रोपोमायोसिन हटेगा तो यहाँ पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट खाली होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर एटीपी टूटेगा, एडीपी प्लस आईपी में ये दोनों क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेंगे साथ के साथ। और जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर जो एडीपी प्लस आईपी है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं अपन। यहाँ पर आपको 2 एडीपी प्लस एक आईपी टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ टूट चुका है ना एडीपी प्लस आईपी। आईपी यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट लिखा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कह सकते हैं आप, फॉस्फेट इज ऑलवेज इनऑर्गेनिक ओनली। यहाँ पर ये 2 और ये एक 3, ये तीनों टूट के यहाँ अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी फिर से देखो
ये तीनों अलग हो जाएंगे, और जैसे ही अलग होगा पावर स्ट्रोक आएगा। अब ये प्रोसेस कब तक हो सकती है? जब तक ये पूरा फाइबर पूरी तरह से नहीं खिंच जाए। जैसी एक साइड खिंचाएगी ना इसके ऊपर, अब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है, सब लोग जानते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो होती है वो हमारी, उसके अंदर एटीपी नाम की करेंसी होती है ना, एनर्जी करेंसी जो होती है एटीपी। एनर्जी मिलती है हमको, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज होता है इसका, ये सब हमने पढ़ रखा है। प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन खाने से मसल्स बिल्डअप होती है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो प्रोटीन है इसका क्या काम होगा? यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही एनर्जी होगी पूरी बॉडी में, एक एटीपी टूट गया तो अब सारे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा एटीपी आएगा, अब इसको दूसरा एटीपी आएगा, ये बोलेगा लो एटीपी लो। जैसे ही एटीपी इसको मिलेगा, ये तो अब खत्म हो गया, इसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरा एटीपी मिला, ये आगे बढ़ जाएगा, ये इसको छोड़ देगा, नेक्स्ट वाली साइड पे जाएगा। नेक्स्ट वाली यानी कि इस तरफ वाली, पहले ये वाला काम हो गया, अब यहाँ जाएगा, इसको फिर पीछे खींचेगा, फिर और आगे जाएगा, फिर और पीछे खींचेगा, फिर और आगे जाएगा और पीछे खींचेगा, जब तक ये पूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगी मसल्स। धीरे धीरे, जैसे ये आपका बाइसेप है, फिर और ज़्यादा बाइसेप हो, फिर पूरी तरीके से जब डोले नहीं बन जाएंगे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी मसल्स। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब देखिए एग्जाम में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे हमको, हमारे पास एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखो, ये जो सार्कोप्लाज्मिक इसमें दिखा रखा है कि नर्व प्लेट से ये मेम्ब्रेन का एक्साइटेशन हुआ, मेम्ब्रेन के एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम के आयन है वो निकल रहे हैं। कैल्शियम के आयन्स आएंगे इस पर, ये ट्रोपोनिन घूमेगा, इसके ऊपर ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन हटेगा, यहाँ पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट खाली होगी, और उसी समय पर यहाँ पर जो एटीपी है वो टूटना चालू होगा। ठीक है, एटीपी अचानक से टूटता नहीं है ना, यहाँ पर अगर जब तक टूटेगा, टूट के बाहर नहीं आएगा तब तक हम इसे एटीपी लिखते रहेंगे। यहाँ पर एडीपी प्लस आईपी में जुड़ेगा, और इस प्रकार से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही है, खींचेगा अपनी तरफ और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है कि एच जोन की क्या, एच जोन में क्या चेंज आता है, ये जेड लाइन में क्या चेंज आता है। जेड लाइन मैंने आपको बताई है, देखो यहाँ पर एक जो मायोसिन है, ये दूसरा मायोसिन है, ये हवा में नहीं होते। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं एम लाइन के द्वारा। ये जो है ना एम लाइन के द्वारा, यहाँ पर एम लाइन कुछ होता है, अभी जानने की जरूरत नहीं है। एम लाइन के द्वारा ऐसे आसपास के एंड्स फ्री होते हैं, लेकिन बीच में से ऐसे क्लिप होती है ना कपड़े सुखाने की, उस प्रकार से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ये। ठीक है, ये एम लाइन है, एम लाइन पर इस प्रकार से ये समझ लो जैसे एक क्लिप है, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड। वैसे यहाँ पर होती है एक जेड लाइन, ये जो जेड लाइन होती है ऐसे जेड जैसी होती है, ये जेड लाइन। खैर इनका जो नाम है ये कोई दूसरी लैंग्वेज होती है, एम फॉर समथिंग, जेड लाइन भी कुछ और है, और ये एच जोन जो है ये हैवर स्टोन कुछ कहते हैं इसे। यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं एक्टिन, ऐसे है ना, इस प्रकार से कुछ एक्टिन जुड़े हुए रहते हैं। वैसे ही इसके सामने एक और एक्टिन होगा, और इधर भी एक एक्टिन होगा। अब ये एक्टिन जो है ये भी जेड लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब देखो प्रोसेस क्या बताई कि ये मायोसिन है,
ये ऐसे इसको अपनी तरफ खींच रहा है। वैसे इधर भी ये पेयर में रहते हैं सब, है ना, इस प्रकार से। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। मायोसिन पकड़ के इसको पकड़ा और यहाँ खींचा। पावर स्ट्रोक जो मैंने बताया आपको, एकदम झटके से खींचेगा। जब मायोसिन का हेड इस पे जाकर चिपका और इसको खींचा तो ये जो जेड लाइन होगी ये पास आ जाएगी। कौन सी? जेड लाइन शॉर्टन्स। अब ये वाला जो पार्ट रहेगा एच जोन, एच जोन किसे कहते हैं? जहाँ पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है उसे एच जोन कहते हैं। और यहाँ पर एक्टिन एक्टिन प्रेजेंट है। कुछ ऐसे पार्ट भी है जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये एच जोन हो गया। जहाँ पर सिर्फ मायोसिन होगा ना वो एच जोन है। अब देखो, और इसी को बेयर जोन भी कहते हैं, ठीक है, एच जोन को बेयर जोन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बड़ा साफ सुथरा सा जोन है। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ये सांपों की पूंछ आती है, ठीक है। बेयर जोन यानी कि यहाँ पर बहुत साफ सुथरा जोन होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये जो हेड है ये एक कोने में रहेंगे, ये सारे हेड एक कोने में रहेंगे, और यहाँ बीच में इनकी सबकी पूंछें आके मिल जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो पूंछ वाला जो पार्ट होता है ये एकदम क्लीन होता है, और जहाँ पर ये सब चीज़ें रहेगी ना वहाँ पर एक्टिन ओवरलैप करेंगे, इसलिए जो क्लीन क्लीन वाला पार्ट होता है उसे बेयर जोन कहते हैं, और ये पूरा होता है एच जोन। अब देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, एक सेकेंड, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब एच जोन क्या होता है। तो देखिए ये जो एच जोन था ना इसकी लेंथ कम हो जाएगी, है ना, इसके कंपैरिजन ये जो एच जोन रहेगा ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो ये पास आ जाएंगे। तो जो नॉर्मली एच जोन की साइज हो रही थी, यानी कि देखिए यहाँ पर वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अगर मैंने इसको खींचा तो ये पास पास आ जाएंगे और ये जोन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये सब ओवरलैप करने वाले पास आ जाएंगे, तो ये वाले जो पार्ट रहेगा ये कम हो जाएगा। जो जेड लाइन रहेगी वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा पास आ जाएगी। ये जो जेड लाइन इतनी दूर थी ये पास आ गई, है ना, ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये जेड लाइन पास आ जाएगी। पूरा एक्टिन खिंचाया दोनों तरफ से तो जेड लाइन पास आ जाएगी, तो हमें यही ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये सब तो हमने समझ लिया है। इसके बाद में एक चीज़ और बता देते, ए बैंड और आई बैंड क्या होता है। ए बैंड मीन्स डार्क बैंड, डार्क वाला जो बैंड होता है उसको ए बैंड कहते हैं, और आई बैंड इज लाइट बैंड। देखो लाइट बैंड यानी कि जहां पर सिर्फ एक्टिन एक्टिन प्रेजेंट होंगे। कौन से वाले? एक्टिन, है ना। डार्क बैंड कौन सा होगा? जहां पर एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे होंगे। मायोसिन मोटा होता है, ठीक है, जहाँ मायोसिन सेंस मोटा होता है इसलिए वो लाइट को जो ये जो है ना ए बैंड, इसको जो ए बैंड कहा है ये इसका फुल फॉर्म होता है एन आइसोट्रोपिक, और आई बैंड जो होता है उसको कहते हैं आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक इनको लाइट के पोलैरिटी के बेसिस पर कहते हैं कि किस प्रकार से ये लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं। जब इसको पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है इस पर किस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट होती है उसके बेसिस पर एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। ये सब आपके केमिस्ट्री में पढ़ने का है आपको, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्टिन जो है
वो सब एक्टिन प्लस मायोसिन वो डार्क बैंड बनाते हैं, और सिर्फ जो एक्टिन जहाँ पर रहेंगे यानी कि मायोसिन जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो लाइट बैंड बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लाइट मतलब आई वाला, डार्क मतलब सेकंड वर्ड जो इसका ए है, डार्क मतलब ए वाला बैंड हो गया, और लाइट यानी कि आई वाला बैंड हो गया। सेकंड वर्ड आई है लाइट में, तो आई बैंड हो गया। तो अब हमें सब समझ में आ गया। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में दो प्रकार की मसल्स और होती हैं। अब हम नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स की बात हो रही है, जो सेकेंड टाइप था। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, स्पाइनल शेप की होती हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनके अंदर कोई भी लाइट या डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि लाइट और डार्क बैंड एब्सेंट होंगे। डार्क या लाइट बैंड्स एब्सेंट। अच्छा, अब जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी कि जो फर्स्ट वाला टाइप है वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स जो हैं वो सीएनएस द्वारा कंट्रोल की जाती है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है वो एएनएस द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये अभी आप ध्यान रख लीजिए, जब हम नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे डिटेल में समझेंगे। और थर्ड टाइप जो होती है कार्डियक मसल्स, इसको हम देखते हैं। कार्डियक मसल्स कुछ इस प्रकार से होती हैं। इनके बीच में ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये कोई एक कार्डियक मसल्स है और ये दूसरी कार्डियक मसल है, तो इनके बीच में इस प्रकार से ब्रांचेस होंगी और इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। एक तो यूनी न्यूक्लिएटेड, और इनके अंदर इस प्रकार से इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। इंटरकेलेटेड डिस्क, या फिर इनको सेप्टा भी कह सकते हैं अपन। तो ऐसी मसल्स जो कि ब्रांच्ड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है और साथ में इंटरकेलेटेड डिस्क के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली यही एक प्रकार की मसल्स है जिनके अंदर इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर पाई जाती है। जो हमारा हार्ट होता है ना, इसके अंदर इस प्रकार की कार्डियक मसल्स पाई जाती है। इनकी एक जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ऑटो एक्साइटेबिलिटी मीन्स ये खुद से एक्साइट हो सकती हैं, यानी कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये एक्साइट हो, ऐसा हमको कोई स्टिमुलस देने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें ये अपने आप एक्साइट हो जाती है। अगर आप स्टिमुलस देंगे या नहीं देंगे, जब से बेबी से लेकर जब इंसान की डेथ होती है तब तक ये मसल्स काम करती हैं और इनको एक्साइट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप एक्साइट होती हैं, इसलिए इनके अंदर ऑटो एक्साइटेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब एक बात और कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कभी भी फैटिग नहीं करती है। फैटिग मतलब कभी भी अचानक से काम करना बंद नहीं करेंगी। नॉर्मली ये जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स हुई या फिर स्केलेटल मसल्स हुई, वो फटीग कर जाती है।
ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनके अंदर अगर हम लोग ज़्यादा काम कर लें तो लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है इसके अंदर, और उसके साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड वाली आपने साइकिल पढ़ रखी होगी। तो जब स्केलेटल मसल्स में एटीपी का खर्च होता है तो साथ में कभी कभी लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, ये सब हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मसल्स ये, लेकिन जिसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, उसमें क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। इससे तो बनता है ग्लूकोज, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है। तो यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स होती है उसमें ये वाली लैक्टिक एसिड बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का जो पिगमेंट होता है वो कम मात्रा में होता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग जो सब्सटेंस होता है वो कम होता है। वहीं स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कभी भी फटिक नहीं करती है, यानी कि ये भी जनरली फटिक नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फटिक कर भी सकती है। और जो कार्डियक मसल होती है वो तो कभी नेवर फटिक, यानी कि कभी भी फैटिक नहीं होंगी। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन वाइट मसल फाइबर्स एंड रेड मसल फाइबर्स। वाइट मसल फाइबर जो रहते हैं इनके अंदर ब्लड का जो सप्लाई होता है वो लेस होता है, लेस ब्लड सप्लाई। वही रेड मसल में क्या होता है, मोर ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड का सप्लाई, हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, फटिग अकर्स फास्टर और इसमें सिंस मायोग्लोबिन, ये जो मायोग्लोबिन है ना ये मसल में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मोर होता है, इसलिए फटिग जो होता है, यानी कि जो मसल्स काम करना रुक जाए, फटिग कर जाती है, इसे रुक जाती है काम करना, तो फटिग ऑफ कोर्स मोर मायोग्लोबिन लेस। ठीक है, मतलब बहुत कम होगा। और थर्ड डिफरेंस क्या होता है, सिंस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम होती है इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये वाली मसल के फाइबर्स। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि रेड वाली मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। देखो, अगर ऑक्सीजन आ रही है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए प्रेफर करेंगे, यानी कि इन्होंने जितनी ऑक्सीजन आई, माइटोकॉन्ड्रिया जितने थे उन्होंने सारी ऑक्सीजन सब काम में लग गए, अब माइटोकॉन्ड्रिया बचे ही नहीं है, तो जो ऑक्सीजन आ भी रही है तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसे, इसलिए यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा इन वाली मसल्स में। वहीं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। अब इसकी डिसीजेस पढ़नी है हमें।
देखिए, अब हम मसल में होने वाले पैरालिसिस की बात करेंगे। देखिए, हमने एक वर्ड सुना है पैरालिसिस, बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब उन लोगों का जो एक पार्ट होता है बॉडी का वो काम करना बंद कर देता है या फिर पूरी तरीके से अकड़ जाता है। तो वो क्यों होता है मसल का पैरालिसिस, आज उसके रीजंस जानेंगे। देखिए, इसके कई प्रकार के रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेन जो रीजन होता है वो होता है सबसे मेन रीजन होता है डैमेज इन मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। यानी कि ब्रेन का जो मोटर एरिया रहता है उसके अंदर अगर कोई डैमेज आ जाए तो पैरालिसिस हो सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक या हेमरेज। स्ट्रोक या हेमरेज कहते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है, डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई डैमेज हो जाएगा तो भी इंसान को पैरालिसिस हो सकता है। ये सब हम कारण जान रहे हैं कि पैरालिसिस होता क्यों है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, डैमेज टू मोटर नर्व और इट्स ओरिजिन। यानी कि मोटर नर्व में या फिर इसके जहाँ से मोटर नर्व निकल रही है ऐसी जगह पर अगर डैमेज हो जाए तो भी पैरालिसिस हो जाता है, और इसे लोकल लैंग्वेज में पाल्सी कहते हैं। ठीक है, तो मोटर नर्व में अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरालिसिस। इससे भी हो सकता है मतलब पैरालिसिस। चौथा रीजन क्या है, डैमेज टू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अगर कोई डैमेज हो जाए तो भी पैरालिसिस हो सकता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मायस्थीनिया ग्रेविस जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हमारी जो खुद की इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती है, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती है, अपनी ही बॉडी के अंदर अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के खिलाफ लड़ने लगता है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है यहाँ पर डैमेज करवा देता है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डैमेज कर देता है, और इस वजह से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। फिफ्थ रीजन इसका है डैमेज टू मसल। यानी कि अगर मसल ही डैमेज हो जाए किसी बाहरी चोट की वजह से, डैमेज टू मसल, या इसे हम और क्या कहते हैं, एट्रोपी, मतलब डीजनरेशन, मसल का डीजनरेशन हो जाना, या डिस्ट्रॉफी। ये इसके कुछ नाम है। इसके बाद सिक्स्थ रीजन क्या है, फेलियर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी उसका जो मैकेनिज्म है वही फेल हो जाए। एज इन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से
जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था सारा स्लाइडिंग फिलामेंट, वो सब उस ढंग से काम नहीं कर पाता है। उस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है और इसलिए पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। अब इसके अलावा भी एक रीज़न और हो सकता है। देखिए, ये तो हो गए पैरालिसिस के रीजंस। अब मसल्स के लिए कुछ और भी टर्म्स यूज़ होती है, जैसे टिटनी हो गया, टिटेनी। इसमें वो टिटेनी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के कारण हल्का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मोटर नर्व के जो फाइबर्स है वो काफ़ी तेज़ी से फड़कने लगते हैं, मतलब मसल्स फड़कने लगती है, उसको कहते हैं टिटेनी। अब स्पास्म, मतलब स्पास्म इज इन अकड़ जाना है, एकदम से अकड़ती है मसल्स और दर्द होता है, वो स्पास्म होता है, ठीक है। और क्रैम्प्स यानी कि जो सोडियम पोटेशियम की जो चैनल्स होते हैं, मतलब ये हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोगों ने बात की थी डीपोलराइजेशन की। जो मसल्स होती हैं उनमें इस प्रकार के कुछ सिग्नल्स आते हैं नर्व के द्वारा, नर्व प्लेट के द्वारा। तो जब यहाँ पर आते हैं ना, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, यानी कि प्लस का मतलब Na+ की बात होती है जनरली, और माइनस मतलब Cl-। इस प्रकार के कुछ आयंस होते हैं जो हम नर्वस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आयंस रहते हैं ये अंदर आ जाते हैं। तो सोडियम अगर अंदर आ जाएगा यानी कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे। अभी बताया था ना डीपोलराइजेशन के होता है, डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से स्टिमुलस आता है और उसके बाद में कैल्शियम आयन जो रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं। वो जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो सोडियम के रहते हैं और नेगेटिव होते हैं वो क्लोरीन के होते हैं। सोडियम Na+ और K+, ये सोडियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। इनका पोलैरिटी हम लोग नर्वस वाले चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रैम्प्स में सोडियम की कमी हो जाती है। तो अगर किसी इंसान की बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो उसको क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक हमने काफ़ी बार सुना है, रेगर मोर्टिस। रेगर मोर्टिस का मतलब क्या होता है, देखिए, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो मसल्स होती है वो पूरी अकड़ जाती है। और वो क्यों होता है, मतलब पूरी पूरी बॉडी अकड़ जाएगी। तो ये कब होता है वो देखते हैं, 12 घंटे बाद, यानी कि किसी इंसान की डेथ हुई तो आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर आफ्टर डेथ, यानी कि इंसान की मृत्यु के 12 घंटे बाद रिगर मोर्टिस की प्रोसेस होती है, यानी कि पूरी जो मसल्स है उस इंसान की डेड बॉडी की वो सब अकड़ जाती है। अभी कब तक रहता है, 12 घंटे तक रहता है और फिर 12 घंटे बाद वापस बॉडी नॉर्मल हो जाती है। अब जो रिगर मोर्टिस होता है वो 12 घंटे बाद 12 घंटे बाद इसमें जो बॉडी की मसल्स है वो सारी अकड़ जाती है, यानी कि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब क्या हुआ, देखिए, मसल्स धीरे धीरे बॉडी मरना चालू होती है, ठीक है। जो सबसे पहले तो इंसान का ब्रेन डेड होगा, उसके बाद में उसकी सेल्स डेड होना चालू होगी, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे करके पूरा इंसान डेड होता है। तो ये जो धीरे धीरे वाली प्रोसेस है, अब क्या हुआ, इंसान जैसे उसकी डेथ हो गई, उसकी थोड़ी देर बाद में उसके अंदर जो सेल्स हैं, मसल की सेल्स, सिंस इंसान डेड हो गया, इसका मतलब वो बाहर से तो कोई एटीपी ले नहीं रहा है, तो उसके अंदर जितनी भी एटीपी बची होगी, उस इंसान के बॉडी में जितनी भी एनर्जी बची होगी एटीपी के रूप में, हमने यहाँ पर एक प्रोसेस पढ़ी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कि जो मायोसिन होता है उसको एटीपी की ज़रूरत रहती है। तो ये पूरी बॉडी में से सारा एटीपी खींच लेंगे, धीरे धीरे यूज़ करने लगेंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पूरा एटीपी खर्च हो जाएगा, मतलब पूरा एटीपी ये लोग यूज़ कर लेंगे। तो वो जो प्रोसेस चल रही होगी 12 घंटे तक, ये जो प्रोसेस चल रही है ना, इस समय बॉडी क्या कर रही है,
कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर होता है राइगर मोर्टिस 12 घंटे आफ्टर, यानी कि और 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे के बाद ये प्रोसेस चालू होती है, स्टार्ट्स, 12 घंटे तक चलेगी और उसके 12 घंटे बाद इंसान वापस नॉर्मल हो जाएगा, कि सारा एटीपी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो इंसान नॉर्मल हो जाएगा और उसका जो मसल की सेल्स होगी वो पूरी तरीके से अपना सारा एटीपी वगैरह यूज़ करके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल कैसे होगा, जितने भी बॉडी में क्या रहता है ना, ऐसे डीजनरेट होना स्टार्ट होती है आफ्टर, जब लास्ट, यानी कि पूरी प्रोसेस जो है वो टोटल कितने घंटे की है, टोटल है ये प्रोसेस 48 घंटे की, 12, 12 और 12, टोटल प्रोसेस 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स की प्रोसेस है ये। इसमें क्या होगा, जितने भी 12 घंटे बाद जितनी भी बॉडी में लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, कुछ एंजाइम रहते हैं, अभी इतना ही जान लीजिए, लाइटिक एंजाइम बॉडी को डीजनरेट करना चालू कर देते हैं। अब जब इसने ये ऐसी अवस्था में आ गया, जब ये सारा यूज़ कर चुका है, फिर उसके बाद में क्या होगा, लाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे और वो सब इस सेल को मिलकर खाने लग जाएंगे और ये सब डीजनरेट हो जाएगा। तो बॉडी उसके बाद डीके होना स्टार्ट हो जाती है, फिर स्मेल वगैरह आने लगती है बॉडी में से। सो मसल्स में इतना ही है। ओके, थैंक्स।